हेलो दोस्तों। कल आप लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा था, है ना, बिजनेस मैनेजमेंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टॉकिंग। स्टॉकिंग में रिवीजन नोट्स हम देखेंगे, ठीक है। स्टॉकिंग पढ़ेंगे। स्टॉकिंग किसे कहते हैं? जब कभी, ये याद रखिएगा, स्टॉकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। यानी कि किसी एक जॉब के लिए ऑक्युपाइड करने के लिए जब हम राइट पीपल को ढूंढते हैं, तो उस ढूंढने की प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? स्टाफिंग कहते हैं, ठीक है। यह एक मैनेजेरियल फंक्शन है जिसमें जो है कि क्या किया जाता है, फिल किया जाता है और रखा जाता है। ये किस पे? कई ढेर सारे जॉब पोजीशन पे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैनेजर के पद पे, है ना, ठीक है, क्लर्क, या फिर जो है कि और भी कोई हेड डिपार्टमेंट। तो यह सब कैसे डिसाइड किया जाएगा किस पे किस पर्सन को रखा जाना चाहिए? तो वह स्टाफिंग से जो है डिसाइड किया जाएगा कि किसको जो है कि यहाँ पे रखना चाहिए। रखा उसी को जाएगा जो कि राइट पर्सन होगा उस जॉब के लिए, सुटेबल होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में, है ना। स्टाफिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहली बात ये तो कि भाई कि क्या है कि कंप्टेंट पर्सनल को जो है कि हम क्या कर सके, ढूंढ सके। भाई जो वेरियस जॉब्स हैं, उस जॉब के लिए सुटेबल पर्सन, है ना, सुटेबल पर्सन जो है कि मिले, उस चीज को हम हेल्प जो है कि डिस्कवर करते हैं, उसको मैं खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इससे क्या जो है कि और अच्छा हो जाता है, परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि भाई कि एग्जाम्पल के लिए इंजीनियर है ना। अगर इंजीनियर को हम इंजीनियर में भी कई तरीके के होते हैं, ये भी देख लो। सिविल है ना, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, सीएस है, ईटीसी। तो अगर हम जो है कि सिविल वाले इंजीनियर को कहेंगे भैया जाओ तो जो है कि इलेक्ट्रिसिटी सही करो, तो क्या वो सही कर पाएगा? नहीं सही कर पाएगा। या फिर सीएस वाले को कहें, नहीं कर पाएगा। और इलेक्ट्रिकल वाले को कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा है कि भाई क्या आप प्रोग्राम को जो है कि सॉफ्टवेयर को जो है कि प्रोग्राम कर दो, तो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यानी कि जिस पर्सन को जो है कि क्या होना चाहिए कि जो जो राइट पर्सन है भाई कि अगर आपको मकान बनाना होगा, बिल्डिंग्स बनानी होगी, तो आपको सिविल इंजीनियर को ढूंढना पड़ेगा। आपको अगर जो है कि भाई कि इलेक्ट्रिसिटी को देखना है तो इलेक्ट्रिकल को ढूंढना पड़ेगा, है ना। मशीनरी बनानी है तो मैकेनिकल को ढूंढना पड़ेगा। इस तरह से जो है ढूंढना पड़ता है। हर किसी जॉब के लिए अलग अलग पर्सन की जरूरत होगी, जिसके पास क्या होना चाहिए, हायर स्किल होना चाहिए। तो इससे क्या फायदा होगा कि भाई परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। कंटिन्यूअस ग्रोथ इन इंटरप्राइजेस, भाई इससे क्या होता है भाई कि सर्वाइवल और ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेस जो है कि हो जाता है कि भाई कि हर पर्सन जो है कि जब राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब रहेगा, तो हर जो है कि ये मतलब कि एक तरीके से हर वर्क अच्छा होगा, एफिशिएंट तरीके से होगा, है ना। तो उसका एक फायदा ये होगा कि भाई कि अच्छे से ग्रोथ होगी, बेनिफिशियल जो है कि रहेगा, इंटरप्राइजेस सर्वाइवल में आसानी रहेगी, ये सब चीजें होगी, ठीक है। इसके अलावा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, ये सबसे बेस्ट है। स्टाफिंग का मेन एम ही यही होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जा सके, है ना। इससे क्या फायदा होता है कि भाई ओवर मैनिंग ऑफ पर्सनल और जो है कि लेबर कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। हायर जॉब सेटिस्फेक्शन, भाई अगर किसी बंदे को उसके मन का जो है कि जॉब मिलेगा तो वो बहुत खुश होगा, है ना, उसका मोरल हाई होगा। तो जो है जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल दोनों ही एम्प्लॉयज का बढ़ेगा, ठीक है। स्टाफिंग एज ए एचआरएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एचआरएम के भी दो दो से तीन क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो है कि स्टाफिंग क्या है, एचआरएमएस क्या है ना, ये सब याद रखने की जरूरत है। भाई एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अच्छा एक बात बताएं कि जो है कि एचआरएम बड़ा है या स्टाफिंग बड़ा है? आपने खुद ही बता दिया। एक्चुअल में एचआरएम बहुत हैवी है, उसके अंदर में एक छोटा सा पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं स्टाफिंग। ठीक है, ये स्टाफिंग क्या करता है, ह्यूमन से डील करता है, जबकि जो है ना, ताकि क्या कर सके, इम्पोर्टेंट रोल मिल सके, हर किसी को उसका इम्पोर्टेंट रोल मिल सके और उससे क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस हो सके। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, जैसे जैसे पर्सन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे और सेपरेट डिपार्टमेंट्स होंगे, तो उसे हम क्या, मतलब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाएगा तो हम अलग से जो है क्या करेंगे, एचआर डिपार्टमेंट फॉर्म करेंगे। छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या कर देते हैं, एचआर डिपार्टमेंट जो है कि करते हैं, और उसमें जो है स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट को जो है कि बिठाते हैं, ताकि वह डील कर सके किससे, ह्यूमन रिसोर्सेस से, यानी कि हम जैसों से जो वहाँ पे जॉब करेंगे उनसे। ठीक है, human resources management involves procuring, developing, maintaining, and appraising competent and satisfied workforce to achieve the goals of organization efficiently and effectively। यानी कि क्या होगा भाई कि एचआरएमएस क्यों जो है कि लागू किया जाए, ताकि क्या हो सके कि भाई डेवलप किया जा सके, मेंटेन किया जा सके, है ना, लोग अपने वर्कफोर्स से सेटिस्फाइड हो, इस सब चीजों को देखने के लिए क्या किया जाता है, एचआरएमएस को जो है कि इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में। स्टाफिंग में कौन कौन से प्रोसेस हैं जरा देखेंगे। ये है 1 2 3 4 5 6 7 प्रोसेस है। ठीक है, तो यही 7 प्रोसेस को हम आगे चल करके पढ़ेंगे, है ना। अब सबको यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, नीचे पे बोलते चलेंगे और देखते चलेंगे। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, अगर कोई काम करना होता है तो काम करने से पहले क्या कर देते हैं, एक एस्टिमेशन बनाते हैं। ठीक है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन में भी एक एस्टिमेशन बनाएंगे, किसका, ह्यूमन रिसोर्सेज का। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मैन पावर का जो है कि एक हम एस्टिमेशन बनाएंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, तो कितना हमको जो है कि मैन पावर की जरूरत होगी। ठीक है, यह जो है कि किस किस पे आधारित होता है, एक वर्कलोड और वर्कफोर्स पे आधारित होता है, शायद इसमें लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। वर्कफोर्स और वर्कलोड एनालिसिस से हम डिसाइड करते हैं कि कितना हमारा जो है कि मैन पावर रिक्वायरमेंट होता है। याद रखिएगा, एक वर्कफोर्स होता है, एक होता है वर्कलोड, है ना। जब टोटलिटी की बात करते हैं तो वर्कफोर्स की बात कर देते हैं, जब इंडिविजुअली करते हैं तो वर्कलोड की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है, यह है, हम बिना पढ़े ही बोल दिए, है कि भाई कि हम वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना जो है कि वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट होगा। यह डिपेंड करता है कि कितनी एक्टिविटीज होंगी और कितना हम रिक्रूटमेंट करेंगे, कि किस टाइप के सेटअप स्किल्स, नॉलेज और क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस वाले पर्सन को हमको तो जो है कि क्या करना है, रिक्रूट करना है। ठीक है, तो इस ये सब किस पे आधारित होगा, ये वर्कफोर्स पे आधारित होगा। वर्कफोर्स एनालिसिस क्या बताता है भाई, कि नंबर और टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज बता देता है कि भाई कि कोई वर्क को करने के लिए कितने नंबर्स ऑफ वर्कर और टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, वर्कर्स या एम्प्लॉयज चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये क्या किया जाता है भाई, कि देखा जाता है कि ओवर स्टाफ नहीं है, अंडर स्टाफ नहीं है। अब इससे ये जो है कि इससे क्या पता चलता है, वर्कलोड। अगर अंडर स्टाफ्ड होगा तो, ओवर स्टाफ्ड होगा तो, अंडर स्टाफ्ड होगा तो वर्कलोड बढ़ेगा। ठीक है, तो वर्कलोड बढ़ेगा तो हमको करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मैन पावर को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। गलत मत समझिएगा, मतलब मेरा कहने का मतलब कि भाई कि जो है जो एम्प्लॉयज को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, ताकि जो है कि जो एक तरीके से
मतलब ओवर अंडर स्टाफ्ड है तो उसको सही किया जा सके। ओवर स्टाफ्ड है तो किसी को हटाने की भी जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पे अपनी दिल पे न लीजिएगा कि हटाना पड़ेगा, अरे बहुत खराब चीज है प्राइवेटाइजेशन ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। को उनकी हम तो ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के हिसाब से ही हम रख सकते हैं, है ना। किसी का जो है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन नहीं अच्छा अलग होता है, और किसी का मिसयूज अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ओवर स्टाफ अंडर स्टाफ दोनों ही बुरे होते हैं, एक बैलेंस्ड मैनर में चाहिए होता है, ठीक। अब आ जाते हैं हम रिक्रूटमेंट पे। रिक्रूटमेंट का मतलब ये हुआ कि सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, और उसके बाद उसको जॉब को लिए अप्लाई करवाना हो, इसको हम क्या कर देते हैं, रिक्रूटमेंट, ठीक है। यह बोथ होता है, इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है। चल करके हम लोग आगे देखेंगे कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या है, इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सिलेक्शन पे। अब रिक्रूटमेंट के बाद भाई कि हमने कई ढेर सारे लोगों को बुला लिया है कि आइए आइए, जो है कि हम आपका क्या करेंगे, एक तरीके से रिक्रूट कर रहे हैं। तो रिक्रूटमेंट के बाद हम क्या कर देते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस अपनाते हैं, जिसमें क्या कर देते हैं कि राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब के लिए जो है हम कर देते हैं, किससे, एग्जाम से, टेस्ट से या इंटरव्यू से। ये तीन प्रोसेस अपना करके हम जो है कि क्या कर देते हैं, बेस्ट कैंडिडेट को ढूंढते हैं, किस चीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ओके। और यहाँ पे जो है कि क्या होता है भाई कि इससे जो है कि क्या बढ़ता है, सेल्फ स्टीम और जो है कि प्रेस्टीज ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि उनकी जो है कि एक तरीके से जो है जो भावना होती है वो अच्छी हो जाती है, ऐसा कुछ समझिएगा। बहुत ज्यादा इंग्लिश में जाने की कोशिश न कीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट थोड़ा सा दोनों अलग अलग है, ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब ये हुआ कि जो सेलेक्टेड एम्प्लॉयज हैं दूसरे एम्प्लॉयज से क्या कर सके, इंट्रो कर सके, इंट्रो, ठीक है। इंट्रो किस तरीके से कर सके भाई, कि कई तरीके से हो सकता है। वो ओरिएंटेशन जो है कि एक होता है कि भाई कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट होता है, एक भाई कि एक ऑर्गेनाइज करा के किया जा सकता है, शायद आगे मिलेगा आपको, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो इतना ही पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा हैवी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस और पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से आपको क्या किया जाता है, फेमिलियर कराया जाया जाता है, और जो है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से क्या किया जाता है, आपका परिचय कराया जाता है। प्लेसमेंट का क्या मतलब है भाई, ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ पोस्ट फॉर विच पर्सन हैज बीन सेलेक्टेड, यानी कि जिस पोस्ट के लिए या पोजीशन के लिए वो पर्सन सेलेक्ट हुआ है, उसको जो है कि क्या किया जाएगा भाई कि उसको जॉब दिया जाएगा, वहां पे जो है ऑक्युपाइड होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें तो, ट्रेनिंग की बात करें तो भाई कि ट्रेनिंग का मतलब ये हुआ कि भाई स्किल और नॉलेज में क्या हो सके, बढ़ाया जा सके, किसके मेथड से, कई ढेर सारे मेथड से होते हैं, जिसको को बोलते हैं ऑन द जॉब मेथड, ऑफ द जॉब मेथड, आगे नीचे चल करके आएगा, ठीक है। और इससे क्या फायदा होता है, एम्प्लॉयज का ग्रोथ होता है, और जैसे कि परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी होगी, नॉलेज में अच्छा होगा, है ना। इसके बाद आ जाता है हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या मतलब हुआ भाई, जो करंट करंट सिचुएशन है और पास्ट जो है कि परफॉर्मेंस है, इन दोनों में क्या किया जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है, इसे हम क्या कर देते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं, ठीक है। जिसमें जो है कि क्या होता है कि, है ना, कि ट्रेनिंग जब जाने से पहले एक बार ही चला गया, उसके बाद जो है कि उसके परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है, और कई बार कंटिन्यूअस इवेल्युएशन होता रहता है, उसके आधार पे जो है कि उसको प्रमोशन डिमोशन जैसा जो करना होगा वो किया जाता है, ठीक है। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, प्रमोशन और करियर प्लानिंग में थोड़ा सा जो है डिफरेंस है। प्रमोशन का मतलब ये हुआ कि भाई कि आपकी पोजीशन इंक्रीज हुआ और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हुई, और करियर प्लानिंग का मतलब ये हुआ कि भाई कि, हाँ, अच्छा, ठीक। नहीं, करियर प्लानिंग का मतलब ये हुआ कि भाई कि आप और किसी जो है कि जॉब के लिए अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, उसका भी फायदा आपको मिलता है एज एक्सपीरियंस के रूप में, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, है ना। और अपना पोटेंशियल को यूज कर सके, कहीं पे भी रहे, जरूरी नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में रहकर, कहीं और जाकर के भी उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। कंपनसेशन का क्या मतलब हुआ भाई, अच्छा, कंपनसेशन का वो मतलब ना समझिएगा कि जो आपको
कंपनसेट कराया जाता है किसी और चीज के लिए। यहाँ का मतलब, यहाँ के कंपनसेशन का मतलब हुआ कि सैलरीज, इंसेंटिव्स और कमीशन जो किस चीज के लिए दिया गया है भाई, उसके वर्क के लिए जो है पेमेंट मिलती है, उसको क्या कहा जाता है, कंपनसेशन बोला जाता है। ठीक है। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, क्या चीज होती है। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है देखेंगे। पहला तो इंटरनल सोर्सेज हो गया। इंटरनल सोर्सेज को क्या बोलते हैं, बताएं। जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे हम क्या कर देते हैं, इंटरनल सोर्सेज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया कि एक ट्रांसफर हो गया, एक प्रमोशन हो गया। ट्रांसफर का मतलब ये हुआ कि एक जॉब से दूसरे जॉब में क्या किया किया जाए, ट्रांसफर किया जाए, या फिर जो है कि वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में ट्रांसफर किया जाए, तो इसे ट्रांसफर बोलते हैं। और प्रमोशन का मतलब ये हुआ कि एक पोजीशन से उससे हायर पोजीशन पे जब आपको क्या किया जाए भाई कि उसको जो है कि वो किया, ट्रांसफर किया जाए, तो उसे हम प्रमोशन बोलते हैं। उसका इसकी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैसिलिटी और पे, ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। इसका फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है भैया कि जो है कि मोटिवेशन मिलता है। और इंटरनल रिक्रूटमेंट जो है कि यह भी अच्छा प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देता है, सिलेक्शन प्रोसेस को, टाइम नहीं वेस्टेज होता है ना। जॉब एक तरीके से चीपर होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। लिमिटेशंस क्या है कि भाई फ्रेश टैलेंट को नहीं मिलेगा, है ना। और उसके बाद जो है कि एक तरीके से एम्प्लॉयज में भी कुछ कमी हो सकती है, इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं याद आ रहा है। ठीक है। और क्या है भाई कि कंपटीशन की भावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। और बार बार ट्रांसफर होने की वजह से क्या हो जाता है, प्रोडक्टिविटी घट सकती है। इस चीज को इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है। और अब आ जाते हैं हम लोग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पे। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब ये हुआ कि बाहर से जो हम लोग क्या कर देते हैं, जो इनवाइट करते हैं किस चीज के लिए, भाई की जॉब पोजीशन को, वैकेंट जो जॉब पोजीशन है उसको फिल करने के लिए, तो उसे हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहते हैं। इसके कई ढेर सारे कॉमन जो है कि मेथड्स है। पहला क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। भैया एक काम किए कि हमने क्या किया है कि भाई की जो इंटरप्राइज है या फिर जो हमारा कंपनी है उसके बाहर हमने क्या कर दिया, एक नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा दी और भैया आओ अपना जॉब पाओ, है ना। इस टाइप का जो है कि किया, तो हमने क्या कहा, ये एक तरीके से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ। कैजुअल रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का क्या मतलब हुआ कि भाई कि कोई उसके पास जो है कि डाटा बेस है एप्लीकेशंस का ऑफिस में, उसमें से स्क्रीन किया जाता है और उसमें बेस्ट कैंडिडेट को क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। इसे हम बोलते हैं कैजुअल कॉलर। एडवर्टीजमेंट का मतलब ये हुआ कि जब भी हम न्यूज़पेपर, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से अगर कोई हम जो है कि एक तरीके से नोटिस देते हैं या फिर हम एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो उसको हम क्या कर देते हैं, एडवर्टीजमेंट मेथड। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का क्या मतलब हुआ, कई ढेर सारे जो है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं, किस चीज के लिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सन के लिए, जॉब के लिए जो है कि रन किए जाते हैं। तो वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है। प्लेसमेंट एजेंसीज, एक मिनट, कहाँ गया, हाँ, ठीक है। प्लेसमेंट एजेंसीज है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कई ढेर सारी प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, उसको जो है कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से क्या कराती हैं, भाई सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, उसको हम भी जो है कि हम वहां से भी हायर कर सकते हैं। कैंपस कंसल्टेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमारे पास क्या है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, तो वहां पर जा करके हम क्या किए कि हमने अपना कैंप लगाया और लोगों को जो है कि बुलाया और वहां से कैंडिडेट को हायर किया, तो उसे कैंपस कंसल्टेंट बोलते हैं। लेबर कंट्रैक्टर, कई ढेर सारी जगहों पे जो है कि चौराहों पे क्या होता है, लेबर कंट्रैक्टर होता है, उससे भी आप करके अनस्किल्ड पर्सन्स को जो है क्या कर सकते हो, हायर कर सकते हो। ठीक है। एडवर्टाइजिंग एंड टेलीविजन है, हम लोगों ने देख ही लिया। वेब पब्लिसिंग, जैसे नौकरी डॉट कॉम याद होगा, तो नौकरी डॉट कॉम एक है, क्योंकि नौकरी डॉट कॉम, ये क्या है, वेब पब्लिशिंग के थ्रू जो है यहाँ से अगर कोई रिक्रूटमेंट होती है तो वेब पब्लिकेशन से होगी। ठीक है, पब्लिशिंग से। एम्प्लॉयज का रिकमेंडेशन, भाई कि एम्प्लॉयज को बोल दिया गया है कि अपने जो है कि क्या कर सको, कि अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को अपना जो है कि बता दो कि भैया कि आकर के यहाँ पे जॉब ले ले, तो उससे भी बड़ा फायदा हो जाता है। ठीक है। एडवांटेज और लिमिटेशंस देखें तो अगर एडवांटेज की बात करें तो यहाँ क्वालिफाइड पर्सन मिलते हैं, वाइडर चॉइस होता है, टैलेंट फ्रेश होता है,
कम्पिटिटिव स्पिरिट मिलती है। तो ये ढेर सारी चीजें हम यहाँ पे देखने को मिलता है। लिमिटेशंस का मतलब ये हो गया भाई कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनमें क्या होता है, डिससेटिस्फेक्शन होगा कि भाई उनको प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे नहीं, तो क्या करेगा भाई, सीधी सी बात है, वह जो है कि क्या करेंगे भाई, जो मतलब प्रमोशन के चांसेस कम होगा तो डिमोरलाइज होंगे, या फिर कह दो कि मतलब कि डिससेटिस्फाइड होंगे, है ना। कॉस्टली प्रोसेस कहा जाता है भाई कि अगर फ्रेश टैलेंट को बाहर से रिक्रूटमेंट करना है तो बहुत टाइम और जो है कि लॉट ऑफ मनी लगेगा। लेंदी प्रोसेस होता है, टाइम की जो है ज्यादा लेता है इंटरनल सोर्सेस के बजाय। अब आ जाते हैं हम लोग सिलेक्शन पे। सिलेक्शन क्या है कि भाई सिलेक्शन इज द आइडेंटिफाई एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड, है ना। किस चीज के लिए, करंट पोजीशन के लिए या फ्यूचर पोजीशन के लिए। मोस्ट सुटेबल पर्सन अगर हम ढूंढ रहे हैं, उसको जो है कि भाई आइडेंटिफाई किया और उसको चूज किया, तो क्या कहलाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस कहलाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में ये चार पांच चीजें हैं। एक तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है, सिलेक्शन टेस्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, सिलेक्शन डिसीजन होता है, बैकग्राउंड चेक होता है, जॉब ऑफर दिया जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। यह सब नीचे चल करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले भाई कि प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या किया जाता है कि भाई उसमें सबसे पहले कि अनक्वालिफाइड या अनफिट पर्सन्स को क्या किया जाता है, हटाया जाता है ना। तो हटाने के बाद क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट होता है। सिलेक्शन टेस्ट में क्या क्या चीजें हो सकती है, इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, जिसमें भाई कि डिसीजन और एडजस्टमेंट की कितना अच्छे से ले पा रहा है, उसकी एबिलिटी को परखा जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में भाई कि उसकी स्किल कितनी अच्छी है, लर्निंग की स्किल कितनी अच्छी है, यह चीजें देखा जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट में क्या किया जाता है कि पर्सन के इमोशंस को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि भाई कि कोई मैनेजर हो, अगर उसके पास डिसीजन के लिए जो है कि बहुत ज्यादा इमोशनल है, रिजिड नहीं है, या डिसीजन नहीं ले पाता, तो दिक्कत वाली बात है। ट्रेड टेस्ट यानी कि जिस जिस एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है कि उसके लिए सिलेक्शन किया जाता है, उसके उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, ये सब सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसके अंतर्गत में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट टेस्ट भाई कि उसका क्या क्या इंटरेस्ट है और किस में इन्वॉल्वेशन वो चाहता है, इस चीज के बारे में जाना जाता है। फिर इसके बाद आता है उसका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू में कई ढेर सारी चीजें देखी जाती है, जैसे कि कई ढेर सारे लोगों का पैनल बैठता है उसमें, और वो सब देखते हैं, चेक करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये पर्सन हर सिचुएशन में अच्छा है कि नहीं है। यह सब चीजें देखा जाता है। एक कन्वर्सेशन कंडक्ट कराया जाता है ताकि वहां से क्या कर सके भाई कि कौन सा सुटेबल पर्सन है उस जो है स्पेसिफिक जॉब के लिए या स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, यह जो है देखा जाता है। कैंडिडेट के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जाती है भाई, कोई बहुत ढेर सारी चीजें ऐसी होती है जो नहीं पता होती हैं उससे पहले, क्योंकि भाई कि सिलेक्शन वो जो है कि हम टेस्ट प्रोसेस में हम कई ढेर सारी चीजें हम मैनिपुलेट कर लेते हैं, लेकिन जब सामने होते हैं और तुरंत तुरंत जो है कि उसको क्या करना होता है भाई कि कोई भी डिसीजन को तुरंत लेना होता है, तो उसमें पता चल जाता है कि कैंडिडेट की एबिलिटी क्या है, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग रेफरेंस चेक करते हैं। रेफरेंस चेक करते हैं भाई कि उसपे उसमें ये देखा जाता है कि भाई कि उसकी फैमिली की बैकग्राउंड क्या है, पास्ट एम्प्लॉयमेंट क्या है, एजुकेशन है, पुलिस रिकॉर्ड क्या है। तो कई ढेर सारी चीजें होती है। कई बार आपने सुना होगा कि दो रेफरेंसेस जो है किए जाते हैं, एक खुद खुद आप रेफरेंस दे सकते हो, दूसरा वह ऑर्गेनाइजेशन चूज करेगा कि किससे हम रेफरेंस लेकर के देखें, ठीक है। तो पुलिस से भी वेरिफिकेशन कभी कभी कराते हैं, अधिकतर गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है कि भाई कि सबसे पहले कि वह जो है कि सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद आता है मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन। कई बार क्या होता है कि भाई कि हमारे पास जो है कि भाई हर चीज हमने देख लिया, हर चीज सही है, लेकिन मेडिकल ही अनफिट है, ठीक है। भाई उनने सारा कुछ कर लिया, सिलेक्शन का सिलेक्शन प्रोसीजर सारा जो है कि पास कर लिया, इंटरव्यू पास कर लिया, है ना। लेकिन उसको उसको कई बार क्या होता है कि भाई कि दिन में 4 बार जो है कि दिक्कतें हो जाती हैं, सो जाता है ज्यादा, या फिर जो है कि उसको कमजोरी जैसी महसूस होती है। बहुत ढेर सारी दिक्कतें हो सकती है ना। या फिर कुछ कई भी ढेर सारी दिक्कतें होती है, तो उस चीज को भी जो है कि क्या किया जाता है, चेक किया जाता है मेडिकल एक्सपर्ट द्वारा, ठीक है।
बाकायदा जो है कि यह फिजिकल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है ताकि उसके फिजिकल और हेल्थ फिटनेस को क्या किया जा सके, जो है कि देखा जा सके, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि भाई कि आपको मशीनरी के बीच में काम करना है, आप ज्यादा शोर पसंद नहीं करते हो, ज्यादा शोर होने की वजह से आपको जो है क्या हो जाती है, बेहोशी की हालत हो जाती है, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हो सकता है कि आपका कंसंट्रेशन उतना न बन पाता हो, है ना, कि देख कहीं रहे हो, मतलब कि दिखता कहीं है और कर कुछ रहे हो, या फिर आपका मन नहीं लग रहा है, बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं जो मेडिकल एग्जामिनेशन में जो है देखा जाता है। हाँ, थोड़ा सा अगर किसी को कुछ जो है कि मैंने जो बोला हो अगर उससे कोई प्रॉब्लम हो तो सॉरी, लेकिन इसकी में बताना पड़ता है सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, जॉब ऑफर हम प्रोवाइड कराते हैं। ओके, अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, और अपॉइंटमेंट लेटर के बाद हम क्या कर देते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट करते हैं, उसको जो है कि जॉब ऑफर देते हैं और वो एक्सेप्टेंस देता है। और एक क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे साइन किया जाता है, जिसमें आपका टर्म्स एंड कंडीशन, पे स्केल, लीव रूल, वर्क्स ऑफ आवर आवर ऑफ वर्क्स, ठीक है, टर्मिनेशन, टर्म मोड ऑफ टर्मिनेशन, ये सारी चीजें क्या होती है उसमें बताई जाती है, ठीक। अब आ जाते हैं हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, है ना। ट्रेनिंग का क्या मतलब हुआ, हम क्या कर देते हैं भाई कि जब हम नॉलेज और टेक्निकल स्किल को क्या कर देते हैं, इनहांस कर देते हैं, ताकि वह किसी पर्टिकुलर जॉब को अच्छे तरीके से कर सके, तो उसे हम क्या कर देते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है, तो एम्प्लॉयज को क्या फायदा होता है। भाई कि सिस्टमेटिक लर्निंग से क्या होता है, एफर्ट्स है, मनी जो है कि बचता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है ना। और फ्यूचर मैनेजर भाई इमरजेंसीज को हैंडल अच्छे से कर सकते हैं, और इसके बाद एम्प्लॉय का मोरल हाई होता है ना। ठीक है, इन्वायरमेंट को जो है कि क्या कर सकते हैं, अच्छे से जो है कि समझ सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है भाई, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एक जो है कि भाई क्या हायर स्किल्स अच्छा होगा तो अर्निंग अच्छी हो जाएगी, है ना। मशीन को कैसे हैंडल किया जाए यह पता हो जाता है, और उसके बाद जो है कि मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज को भी हाई हो जाता है। और डेवलपमेंट में क्या होता है भाई, डेवलपमेंट में अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि क्या हो सके, जो है कि एम्प्लॉयमेंट का ग्रो हो सके, ठीक, भाई उसके पर्सनालिटी को ग्रोथ किया जा सके। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये जो है कि आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, वही ऊपर की चीजें आपको दिखेगी, ठीक है। ट्रेनिंग मेथड में कौन कौन सा मेथड यूज किया जाता है, एक ऑन द जॉब मेथड होता है, एक ऑफ द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मेथड में क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं भाई, अप्रेंटिसशिप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही, है ना। अप्रेंटिसशिप का क्या मतलब हुआ कि भाई किसी एक गाइडेंस या मास्टर वर्कर के साथ क्या किया जाता है, उनको रखा जाता है, और ताकि वह क्या कर सके, सीख सके, ठीक। और इसी को जो है कि एक स्कीम कही जाती है, अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम कही जाती है। यानी कि आप करते करते क्या, सीखते सीखते क्या कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं। इसको अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कहा जाता है। कोचिंग में क्या किया जाता है भाई, सुपीरियर क्या कर देता है, गाइड कर देता है और इंस्ट्रक्ट करता है, एज अ कोच के जैसा जो है करता है, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, वहां पे जो है कि मतलब कि उसको करते करते सिखाया जाता है, यहाँ पे पहले जो है कि कोचिंग दी जाती है, दिखाया जाता है, बताया जाता है, उसके बाद जो है कि वो क्या कर देता है, उसके अंडर में काम करता है, ठीक है। और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सीनियर मैनेजर की होती है, ट्रेनिंग की, कोचिंग की भी, ठीक है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या किया जाता है भाई, जितने भी बिजनेस फर्म होती हैं वो क्या करती है, प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप ट्रेनिंग बोलते हैं। जैसे सीए में होता है, सीएमए में होता है ना। जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, डॉक्टर में भी होते हैं, है ना, एमबीएस में भी होते हैं, एलएलबी में भी वो मतलब कि लॉयर भी होते हैं। इस तरीके से जो है जो प्रोग्राम होता है उसे इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहते हैं। जॉब रोटेशन, भाई क्या किया जाता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है कि बार बार उसको शिफ्ट किया जाता है, ताकि हर चीज को वह सीख सके, जिससे हम क्या कर देते हैं, जॉब रोटेशन कहते हैं, ठीक। इससे क्या फायदा होता है भाई, ट्रेनिंग को अदर एम्प्लॉयज के से भी क्या किया जाता है, इंटरेक्ट कराया जाता है, और वो फेमिलियर हो जाते हैं।
ये तो हुए ऑन द जॉब मेथड। अब ऑफ द जॉब मेथड में क्या क्या किया किया जाता है? भाई क्लासरूम लेक्चर और कॉन्फ्रेंस में जो हम बातें करते हैं उसे हम ऑफ द जॉब मेथड कहते हैं। वहां पे एक बता भाई कि एक क्या किया जाता है, एक बनाया जाता है कि बढ़िया अच्छा खासा वेल अडेप्टेड, मतलब एक तरीके से फैमिलियर सिचुएशन बनाई जाती है ना। और वहाँ पे इंफॉर्मेशन रूल्स प्रोसीजर मेथड से सारी चीजें बताई जाती है। फिल्म के थ्रू भी क्या किया जाता है, उनको जो है कि एक तरीके से नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है। या फिर केस स्टडीज हो गए, लॉ के स्टूडेंट जानते होंगे कि केस स्टडीज क्या होती है, ठीक है। वो कोई भी जो है एक्सपीरियंस होता है ऑर्गेनाइजेशन या के जो कई केसेस होते हैं जो क्या किया जाता है, जो प्रेजेंट सिचुएशन को क्या कर देते हैं, वो लीड करते हैं। तो उन उस सिचुएशंस को क्या किया जाता है, वो बताया जाता है किसके थ्रू, केस स्टडी के थ्रू। कंप्यूटर मॉडलिंग का क्या मतलब हुआ कि भाई कि जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको क्या किया जाता है, सिमुलेट किया जाता है किसके थ्रू, प्रोग्राम करके, कि ताकि जो है कि उसको आसानी से सीख सके। जैसे एग्जांपल के लिए बात किया जाए तो ये जो क्या कहते हैं जहाज का जो वो होता है, केबिन होता है, उसको वहां पे क्या किया जाता है कि अच्छे से करके जो है कि प्रोग्राम करके दिखाया जाता है, बताया जाता है, उसमें बिठाया जाता है कि कैसे आपको सिचुएशन को हैंडल करना है। ऐसा नहीं होता कि जहाज को उड़ाते उड़ाते आपको सिखाया जाए, ऐसा कहीं नहीं होता है, ठीक है। यह है इसे कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू होता है। वेस्टिबल ट्रेनिंग, भाई कि कोई जो है कि वहां पे क्या किया जाता है, एक्चुअल सिचुएशंस को जो है क्रिएट किया जाता है इक्विपमेंट के थ्रू, और तब वहां पे सिखाया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वेस्टिबल ट्रेनिंग बोलते हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, कोई स्पेसिफिक स्किल या जनरल नॉलेज के लिए भाई कि पहले से ही सारा कुछ अरेंज्ड होता है, उसको देख करके हम क्या कर देते हैं, सीखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, ठीक। तो आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जब तक आप पूछेंगे नहीं, डाउट नहीं ले आएंगे, हमको पता नहीं चल पाएगा कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो कृपया करके पूरा लेक्चर देखिए और उसमें जो है कि जो डाउट हो आपका जरूर पूछिए, ताकि हम अगले लेक्चर में उस डाउट को हम क्या कर सके, भाई कि इन्वॉल्व कर सके, और जो है कि और अच्छे से आपको पढ़ा सके। हमारा मेन मोटो ही यही है कि भाई कि किसी न किसी तरीके से आपको पढ़ाया जाए। अगर कोई तरीका गलत हो सकता है या फिर आपको नहीं समझ में आएगा तो उस तरीके को हम चेंज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।